25 मार्च 1963 मीर अमित, मोसाद का नया चीफ, अपनी पोजीशन को टेक ओवर करके बेन गुरियन प्रधानमंत्री से मुलाकात कर अपने केबिन में बैठता है। सबसे पहले वो मोसाद के सारे डिपार्टमेंटल हेड्स को बुलाता है, उनसे एक मुलाकात करके मीटिंग करता है। इसके बाद मोसाद के जितने वर्ल्ड वाइड ऑपरेशंस को हैंडल करने वाले डेस्क के ऑफिसर्स होते हैं उनको बुलाता है और मोसाद के पूरे उस समय वर्ल्ड में चल रहे ऑपरेशंस की एक असेसमेंट लेता है। पहला दिन काफ़ी व्यस्त जाता है। पहले दिन में पूरे ऑपरेशंस का एक स्टॉकअप लिया जाता है और उस समय मीर अमित थकावट से शाम को अपने घर जाके मस्त चैन की नींद सोता है। लेकिन 26 मार्च अगले दिन सुबह एक ऐसी चीज़ होती है जो मीर अमित का करियर बदल देने की क्षमता रखती है और इजराइल का दिशा और दशा बदलने की क्षमता रखती है। 26 मार्च को लगभग दोपहर के 1 बजे इजराइल की जो एम्बेसी है पेरिस में, उस एम्बेसी में एक व्यक्ति अंदर घुसता है। उसका नाम सलमान होता है। वो एक इजराइल के डिप्लोमेट के केबिन में जाता है। केबिन में जाकर उसको बोलता है कि मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है। इजराइल का डिप्लोमेट बिठा के बोलता है बताइए। वो कहता है कि ये पर्ची पकड़िए। सलमान कहता है ये पर्ची पे एक नंबर लिखा है, अपने किसी आदमी को बगदाद में भेजिए, इराक में। उसको बोलिए कि ये नंबर पे फ़ोन करे और जब ये नंबर पे फ़ोन करेगा तो उसको बोलिएगा कि जोसेफ से बात करनी है। और जब जोसेफ फ़ोन पे आए तो उसको बोलना कि सलमान ने आपका नंबर दिया था, MiG-21 चाहिए। और जाते जाते सलमान ने उस डिप्लोमेट को बोला $100 मिलियन ले जाना, जोसेफ को दे देना, आपको जो है MiG-21 मिल जाएगा। इजराइल का ये डिप्लोमेट जो पेरिस में बैठा था ये बड़ा परेशान होता है कि ये कौन बंदा था, ऐसे ही घुस गया और ये बात बोलने लग गया। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि उस समय इजराइल की एम्बेसी में मोसाद के फील्ड ऑफिसर्स भी बहुत सारे थे। मोसाद के जो फील्ड ऑफिसर्स होते हैं उनको मोसाद कटसा कहती है। उसी समय इजराइल के इस डिप्लोमेट ने मोसाद के एक कटसा को बुलाया, उसके साथ एक चर्चा करी और उसको बोला कि ये ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन देने एक ये व्यक्ति आया था, ये नंबर दे के गया है, क्या करना है। मोसाद का वो कटसा तुरंत वो इन्फॉर्मेशन लेता है, अगली फ़्लाइट पकड़ के इजराइल सीधा पहुंचता है पेरिस से। पेरिस में जैसे ही वो छोड़ के इजराइल आता है, आते सार वो मीर अमित के कमरे में जाता है जो कि मोसाद का नया डायरेक्टर था। उसको जाके मिलता है, उसको बोलता है कि ये सलमान ने ऐसी ऐसी चीज़ बोली है। अब मीर अमित बड़ा परेशान होता है। मीर अमित को लगता है कि क्या ये व्यक्ति सलमान कोई काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी का कोई ऑफिसर तो नहीं है? क्या ये व्यक्ति सलमान जोसेफ कोई दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसी के ट्रैप अधिकारी तो नहीं है? क्योंकि ऐसा हो सकता है, क्योंकि अदरवाइज़ इतनी बड़ी चीज़ कि भाई एक मिग आपको $100 मिलियन में मिल जाएगा, ऐसी बात कौन करता है। उस शाम मीर अमित खुद बड़ा परेशान होता है, सो नहीं पाता। रात भर उसके दिमाग में एक चीज़ चल रही होती है, क्या ये व्यक्ति सच्चा था? क्या सच में MiG-21 मिल सकता है? क्या कोई ऐसी गेम प्लान हो सकती है? अगले दिन सुबह मीर अमित जब अपने ऑफिस जाता है तो ऑफिस जाते सार जो बगदाद में ऑपरेशंस रन कर रहा होता है अधिकारी, जो इजराइल में बैठा हुआ डेस्क चीफ होता है, उसको बुलाता है। उसको पूछता है कि क्या किया जाए। वो कहता है कि सर एक ट्राई करने में कोई हर्जा नहीं, लेकिन इससे पहले कि कुछ किया जाए मीर अमित के मन में एक ख्याल और आता है, क्या इजराइल को MiG-21 की आवश्यकता भी है? क्या हमारे लिए कुछ फ़ायदा करेगा वो? इस चीज़ को जानने के लिए मीर अमित अपनी कार पे नीचे आता है, अपने ड्राइवर को बोलता है कि एयरफोर्स के हेडक्वार्टर चलो। वहाँ जाकर वो एयरफोर्स के चीफ से मुलाकात करता है। एयरफोर्स के चीफ से बातों बातों में पूछता है कि क्या इजराइल को MiG-21 फ़ायदा देगा? एयरफोर्स का चीफ कहता है कि साहब MiG-21 तो छोड़ो, आप MiG-21 का एक सिर्फ ब्लूप्रिंट ही मुझे ला दो, मैं अमेरिका के साथ मिलकर एक देसी जहाज़ मैन्युफैक्चर कर लूँगा। और अगर MiG-21 आ गया तो इजराइल का तो नक्शा बदल सकता है। हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी जो दूसरों को नलीफाई करके हमारे एनिमीज़ को मार गिराने में हमारी बहुत मदद करेगी। मोसाद का चीफ वापस आता है। मीर अमित अपने कमरे में बैठता है, सोचता है कि क्या किया जाए। एक प्लान बनाता है, ट्राई करने में कोई हर्जा नहीं, देखते। वो मोसाद के
इज़राइल में बैठे हुए बगदाद के जो ऑपरेशंस का चीफ था उसको बुला के बोलता है आप बगदाद जाइए और ट्रेल कीजिए। ट्रेल कीजिए का मतलब होता है इंटेलिजेंस लैंग्वेज में कि देखिए कि वहाँ पर क्या सच्चाई है, जांचिए पड़तालिए, पर बड़े स्मूथली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा। अब क्या होता है, मीर अमित उसको कहता है कि आप एक नया रूप धारण कीजिए। इज़राइल का डेस्क ऑफिसर, सीनियर इंटेलिजेंस अधिकारी जो बगदाद में ऑपरेशंस रन कर रहा होता है, उसको एक नया पासपोर्ट दिया जाता है। एक ऐसा नाम रखा जाता है उसका पासपोर्ट में, जॉर्ज बेकन, जो कि कहीं से भी यहूदी नाम नहीं लगता, क्योंकि जॉर्ज बेकन एक बड़ा ब्रिटिश टाइप का नाम है। जॉर्ज बेकन का पासपोर्ट पकड़ के उसको बोला जाता है कि अब आप बगदाद जाइए, पर बगदाद जाके क्या करेंगे? तो उसकी एक नई आइडेंटिटी बनाई जाती है, और नई आइडेंटिटी ये होती है कि ये जॉर्ज बेकन उर्फ मोसाद का सीनियर इंटेलिजेंस का अधिकारी एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है मेडिकल इक्विपमेंट कंपनी का, और ये बगदाद जा रहा है हॉस्पिटल्स में मेडिकल इक्विपमेंट बेचने के लिए। जॉर्ज बेकन इजराइल से फ्लाइट पकड़ता है, घूमते घुमाते वो फाइनली पहुंचता है इजिप्ट। इजिप्ट से जाता है बगदाद, और जैसे ही वो बगदाद पहुंचता है, बगदाद में उतरते सार वो अपना कार्य चालू कर देता है। अगले 2 महीने जॉर्ज बेकन, मोसाद का सीनियर इंटेलिजेंस अफसर, 2 महीने तक अस्पतालों के चक्कर काटता है, मेडिकल इक्विपमेंट बेचता है, इजराइल के लिए बहुत सारा पैसा इकट्ठा करता है मेडिकल इक्विपमेंट बेच बेच के। 2-2.25 महीने के बाद एक पब्लिक टेलीफोन बूथ से बगदाद के अंदर सलमान का दिया हुआ वो नंबर पे कॉल करता है। फ़ोन उठाता है बंदा, एक फ़ोन उठाता है तो उसको बोलता है कि भाई मुझे जोसेफ से बात करनी है। तो जोसेफ कहता है कि भाई मैं जोसेफ ही बोल रहा हूँ, बताइए। तो जॉर्ज बेकन कहता है कि सलमान ने नंबर दिया था आपका, मुलाकात करनी है। जोसेफ समझ जाता है। दोनों अगले दिन एक कॉफ़ी शॉप में मुलाकात करने की प्लान बनाते हैं। जॉर्ज बेकन अगले दिन तैयार होकर कॉफ़ी शॉप जाता है। जॉर्ज बेकन के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही होती है कि ये जो बंदा जोसेफ है, कहीं ये इराक इंटेलिजेंस का काउंटर इंटेलिजेंस ऑफिसर तो नहीं? क्या ये बंदा जोसेफ जो है ये सऊदी अरेबिया या किसी दूसरे मिडल ईस्ट के देश का इंटेलिजेंस ऑफिसर तो नहीं, जो हमें ट्रैप में फंसाना चाह रहा है इजराइल को? कहीं ऐसा तो ना हो कि ये मोसाद के किसी ऑपरेटिव को अबडक्ट करके उसको अगवा करके ले जाने का कोई प्लान बना रहे हो? लेकिन जॉर्ज बेकन एक बहुत ही हाईली ट्रेंड इंटेलिजेंस ऑफिसर होता है, और उसको ये पता चलना बहुत समय नहीं लगता, क्योंकि वो वार्तालाप से पता कर लेता है कि ये बंदा काउंटर इंटेलिजेंस का है, इंटेलिजेंस ट्रैप है, या ये सच्चा आदमी है। कॉफ़ी शॉप में मुलाकात होती है, जनरल चर्चा चलती है, कॉफ़ी अच्छी नहीं है, इस रेस्टोरेंट में बड़े पुराने लोग हैं, रेस्टोरेंट ने अपने स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं किए। आधा घंटा तो ये सब बातें होती हैं। फिर थोड़ी देर के बाद जॉर्ज बेकन कहता है कि वही अपने मन में कि सवाल पूछ ही लेता हूँ। तो वो सीधा का सीधा सवाल पूछता है जोसेफ सामने बैठे हुए से कि मुझे MiG-21 के बारे में चर्चा करनी है। जॉर्ज बेकन के मन में ये चल रहा था कि ये सवाल उसके लिए लाइफ एंड डेथ है, क्योंकि अगर जोसेफ मान लीजिए काउंटर इंटेलिजेंस का अधिकारी है तो उसका खेल वहीं ख़त्म। उसने रिस्क लिया। 1 मिनट के समय तक तो जोसेफ चुप रहा, और जॉर्ज बेकन की 1 मिनट तक जो धड़कनें चल रही थी वो ही जानता है, क्योंकि उसका जीवन और मौत उसी 1 मिनट में तय होना था। 1 मिनट के बाद जोसेफ आगे होकर बोलता है कहीं और मिल के बात करेंगे, ये जगह ठीक नहीं। जॉर्ज बेकन बड़ा रिलीव्ड होता है। दोनों लोग 2 दिन बाद दोबारा मुलाकात करने का प्लान बनाते हैं। बगदाद के अंदर यूफ्रेट्स नदी है, उसके किनारे एक बहुत बड़ा बगीचा है। 2 दिन बाद दोनों लोग वहाँ मुलाकात करते हैं, वार्तालाप शुरू होती है। जॉर्ज बेकन के मन में इतना तो कन्फर्म हो जाता है कि ये बंदा बिजनेस तो करने आया है, पर अभी तक ये क्लियर नहीं होता कि एक बिजनेस क्यों करना चाहता है। जब 2 दिन बाद मुलाकात होती है, वार्तालाप होती है, उस वार्तालाप में एक चीज़ तय होती है कि उस वार्तालाप की डायरेक्शन से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वार्तालाप शुरू होती है। जॉर्ज बेकन उससे पूछता है जोसेफ से, आप हमारी मदद क्यों करना चाहते हो? तो जोसेफ अपनी कहानी बताता है
वो कहता है कि मैं यहाँ पर बगदाद में पिछले 40 साल से रह रहा हूँ और 30 साल हो गए मुझे एक ईसाई फैमिली के घर में काम करते हुए। 30 साल से मैं उनके घर में वफादारी से काम कर रहा था और उन्होंने 30 साल के बाद मुझे लात मार के घर से निकाल दिया, ये कह के, एक झूठा इल्ज़ाम लगा के कि तुम खाना चोरी कर रहे थे। जॉर्ज बेकन संतुष्ट नहीं होता। उसको ये पता है कि ये तो हर एक इंटेलिजेंस एजेंसी का ऑपरेटिव इस प्रकार की कहानियाँ सुनाता है, वो ट्रेंड होते हैं। लेकिन असली मैसेज इस बाद आता है। जोसेफ कहता है कि मैं इराक में यहूदी हूँ, इसीलिए मैं अपने यहूदी देश की मदद करना चाहता हूँ। तो जॉर्ज बेकन उससे पूछता है कैसे, आपके हाथ MiG-21 कैसे लगा? तो उस समय जोसेफ कहता है कि MiG-21 मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरी जो बहन का बेटा है मुनीर जो है वो बेसिकली इराक की एयरफोर्स का एक पायलट है और वो MiG-21 उड़ाता है। और वो कई बार ये बात बोलता है कि मामा, यदि ये MiG-21 अगर इसराइल तक पहुंचा दिया जाए ना, तो इसराइल हम लोगों को कई लाखों डॉलर देगी। जॉर्ज बेकन जैसे अपने मन में ये इन्फॉर्मेशन को समा ही रहा होता है, उसके मन में एक ख्याल ये भी आता है। वो पूछता है जोसेफ से, फिर ये सलमान कौन था जो पेरिस में आया? तो जोसेफ कहता है कि सलमान तो मेरा ही बेटा था, वो वहाँ पर पेरिस में एक वेटर की नौकरी कर रहा है। हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोग सारे यहूदी हैं और हम वापस जाना चाहते हैं इसराइल, आप हमारी मदद कीजिए। पर सवाल ये उठता है कि मुनीर MiG-21 क्यों ला के देगा? जब जोसेफ से ये बात पूछी जाती है तो जोसेफ कहता है कि इसलिए क्योंकि इसराइल को इसकी आवश्यकता है। इससे जॉर्ज बेकन दोबारा जो है बड़ा सस्पिशियस हो जाता है कि भाई एक आम व्यक्ति को कैसे पता कि इसराइल को इतनी बड़ी आवश्यकता है। ये दिमाग में थॉट लेके जॉर्ज बेकन एक फ़्लाइट पकड़कर तुरंत बगदाद से इजिप्ट से होते हुए वापस इसराइल आता है। आते सर मीर अमित को मिलता है। मीर अमित को बोलता है कि ऐसी ऐसी मुलाकात वार्तालाप हुई, $1 मिलियन चाहिए होगा, जोसेफ को देना है। पैसे दिए तो MiG-21 मिल जाएगा क्योंकि मुनीर रोज़ उड़ाता है। सबसे बड़ी बात यह थी कि मीर अमित के दिमाग में कि $1 मिलियन या $100 मिलियन या जितनी भी रकम ये मांग रहा है, पैसा तो प्रोवाइड हो जाएगा, इतनी कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुनीर जहाज़ लाएगा कैसे, देगा कैसे? उस समय मीर अमित फ़ोन उठाता है। फ़ोन उठा के वो बात करता है रिचर्ड से, अपने दोस्त जिसका नाम है रिचर्ड हेल्म्स। रिचर्ड हेल्म्स उस समय DCI था, यानी कि डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल इंटेलिजेंस, जिसको हम सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ US भी कहते हैं। उस समय DCI जो था वो किसी विजिट से वहीं पर आसपास ही था और उसने कहा कि मैं अभी किसी आसपास के ही देश में हूँ, इसराइल के, मैं आपसे थोड़े दिनों में आके मुलाकात करता हूँ। 3 दिन के बाद रिचर्ड हेल्म्स, डायरेक्टर सेंट्रल इंटेलिजेंस, मीर अमित, जॉर्ज बेकन, ये तीनों लोग मुलाकात करके एक प्लान बनाते हैं कि जोसेफ को पैसा देते हैं और पैसा उसको एक स्विस बैंक अकाउंट में डालते हैं, और वो भी स्विस बैंक अकाउंट ऐसा जिसका मोसाद से काफ़ी कनेक्शन है। तो कल को अगर जोसेफ ने पैसा लेके कोई भागने की कोशिश भी करी तो कुछ पैसा हम रिकवर भी कर लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था जो रिचर्ड हेम्स को पूछा गया। मीर अमित ने बोला कि मुनीर जहाज़ लाएगा कैसे? तो इसको प्लान आउट करने के लिए रिचर्ड हेम्स ने एक बड़ी साधारण सा सोल्यूशन दिया। उसने कहा कि मुनीर से पूछो सॉर्टी होती कब है, सॉर्टी यानी कि वो जहाज़ उड़ाता कब है, और जब वो जहाज़ उड़ाता है वो जाता कहाँ है, और उसको बोलो कि वो बगदाद से जहाज़ निकाल के अगर हो पाए तो उसको टर्की के आसपास ले आए। टर्की उस समय नाटो का एलाई था और टर्की के अंदर USA ने अपना एयरबेस भी बना रखा था, शीत युद्ध चल रहा था। तो उस समय रिचर्ड हेम्स जो DCI था, डायरेक्टर सेंट्रल इंटेलिजेंस, उसने कहा कि अगर मान लीजिए कि MiG-21 इजिप्ट की एयर स्पेस से निकल के टर्की की एयर स्पेस में घुस जाता है तो वहाँ पर मैं US एयरफोर्स के जहाज़ से उसको एस्कॉर्ट करा के आपके पास भिजवा दूंगा।
अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि इतने मिलियन डॉलर्स का जो डिस्कशन हुआ था कि $100 मिलियन दे दो, ये पैसा अप्रूवल तो बेन गुरियन इजराइल के प्रधानमंत्री से आना था। मीर अमित फाइल बनाकर प्रधानमंत्री बेन गुरियन के पास गया। बेन गुरियन ने भी आशंका ले जताते हुए कहा कि भाई क्या गारंटी है। उसने कहा सब गारंटी तो कुछ नहीं है, और इंटेलिजेंस ऑपरेशन में कोई गारंटी तो होती नहीं, करना तो पड़ेगा, रिस्क लेना तो पड़ेगा। वही हुआ। मीर बेन गुरियन ने बोला कि ठीक है, आप मोसाद हैं, अगर आप ये नहीं करेंगे तो क्या ISI वाले करेंगे, कीजिए। बेन गुरियन ने फाइनेंशियल ऑथराइजेशन दी। मीर अमित ने जॉर्ज बेकन को बोला कि जाइए बगदाद जाके मुनीर से पूछिए, प्लान बनाइए, उसको बताइए कि उसको सिर्फ जो है जहाज़ वहाँ तक लेके आना है, टर्की तक, वहाँ से US के एयरफोर्स वाले आ जाएंगे। मीर अमित ने साथ में ये भी कहा कि जैसे ही मुनीर जहाज़ लेके टर्की के बॉर्डर पे पहुँचता है, जॉर्ज बेकन और जोसेफ जहाज़ लेके उसी समय इसराइल की ओर रवाना हो। प्लान के मुताबिक मुनीर को ये बात समझा दी गई। मुनीर को बोला कि आप टर्की के बॉर्डर तक ले जाना जहाज़। वो टर्की के बॉर्डर तक पहुंचा, और वहाँ पर जैसे ही पहुंचा तो US के एयरफोर्स के जहाज़ ऑलरेडी हवा में खड़े थे, वो वहाँ पर वैसे ही घूम रहे थे। जैसे ही MiG-21 ने टर्की के एयर स्पेस में एंटर किया, US के एयरफोर्स ने पूरी तरफ से उस MiG-21 को चारों तरफ से घेर के उसको एस्कॉर्ट करते हुए वो टर्की के बेस पे उसको उतारा। वहाँ पे उसमें तेल भरा, और वहाँ से तेल भरकर उसको वो सीधा के सीधा इसराइल रवाना करती है। जैसे ही वो जहाज़ इसराइल पहुंचा, मुनीर इसराइल आ गया। सलमान को फ़्लाइट में बिठाकर तब तक इसराइल बुला लिया गया था। जोसेफ और जॉर्ज बेकन ये दोनों ऑलरेडी इसराइल आ चुके थे। इस तरीके से इसराइल ने अपनी दशा और दिशा बदल ली। इस तरीके से इसराइल ने इस बड़े ऑपरेशन के तहत पैसे जमा करके एक स्विस बैंक अकाउंट में एक कोवर्ट ऑपरेशन के तहत MiG-21 इसराइल के लिए हासिल कर लिया। और ये जो MiG-21 इन्होंने हासिल किया 1963 में, 1967 और 1973 की यम किपुर वॉर में इस MiG-21 ने इसराइल की बहुत मदद करी। तो आई होप इस ऑपरेशन के थ्रू आपको इंटेलिजेंस एजेंसीज किस फाइनर एस्पेक्ट से चलती हैं और ऑपरेट करती हैं वो क्लियर हो गई होंगी। यदि आप मोसाद के और ऑपरेशंस चाहते हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।